नमस्कार सभी शिक्षकों, भावी शिक्षकों, नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। आज आपका जो सेकंड जो पार्ट है एसएसटी का पार्ट, उस पार्ट के अंतर्गत जो टॉपिक जुड़ा आपका एक बैंकिंग का, एक बीमा का, एक उपभोक्ता और एक टॉपिक आपका है सहकारिता। सबसे पहले अपन टॉपिक पढ़ेंगे बैंकिंग, उसके बाद में बीमा, बीमा के बाद में उपभोक्ता, उपभोक्ता के बाद में सहकारिता। सबसे पहले अपन टॉपिक की बात करें तो बैंकिंग की बात करते हैं। बैंक यानी आरबीआई की। बैंक कैसे प्रारंभ हुई, किस प्रकार लेन देन करती है, वाणिज्य बैंक का क्या कार्य है, आरबीआई का क्या कार्य है और सहायक बैंकों का क्या कार्य है। तो अपन जो नया टॉपिक जुड़ा आपके रीड सिलेबस के अंतर्गत और बैंकिंग, तो बैंकिंग की जब बात करें अपन तो सबसे पहले अपन बैंकिंग को प्रारंभ करने से पहले इस टॉपिक का जो आधार क्या है, किस प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था भारत के अंतर्गत प्रारंभ हुई, बैंकों से पहले भारत में क्या था, किस प्रकार का स्वरूप था, उसको अपन देखेंगे। भारतीय वित्त प्रणाली, भारतीय वित्तीय प्रणाली और जो भारतीय वित्त प्रणाली है इसके दो भाग हैं। एक आपका है मुद्रा बाजार, दूसरा जो भाग आपका है पूंजी बाजार। पूंजी बाजार, यदि मुद्रा बाजार की बात करें और मुद्रा बाजार के पहला भाग जो आपका आता है असंगठित बाजार, दूसरा आपका आता है संगठित बाजार। पूंजी बाजार की बात कहें तो पूंजी बाजार के दो भाग हैं। पहला भाग है प्राथमिक बाजार, दूसरा जो आपका है द्वितीय बाजार। दो बाजार है, मुद्रा बाजार और कौन सा है, पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार का क्या कार्य है, पूंजी बाजार का क्या कार्य है। यहां से पहला प्रश्न अपना यह बनता है, चाहे तो आपकी एसआई की एग्जाम हो, चाहे आरएस की एग्जाम हो, चाहे बैंक की एग्जाम हो, चाहे एसएस की एग्जाम हो, चाहे रीड लेवल सेकंड एसएसटी का पार्ट हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना बैंकिंग। और बैंकिंग की बात करें, मुद्रा जो बाजार है इसको अल्पकालीन और मध्यकालीन क्या करता है, ऋण उपलब्ध करवाता है। कौन सा बाजार, मुद्रा बाजार। और अपन बात करें कि पूंजी बाजार है, ये क्या करता है कि दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। अभी वर्तमान में पूंजी बाजार है और इसका जो संचालन की बात की जाती है तो आरबीआई मैन इसका है। कौन है, आरबीआई। यहां पर इसकी पूंजी बाजार की बात है, इसका पूर्ण रूप से संचालन की बात करें तो कौन है, सेबी की बात की जाती है। यहां पर अपन बात करते हैं प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार। प्राथमिक बाजार में क्या होता है कि वह प्रतिभूतियां, प्रथम श्रेणी की जो प्रतिभूतियां होती है उनका क्या होता है, निर्गमन किया जाता है। प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियां, प्रतिभूति को आप अंश या शेयर कह सकते हो, या तो अंश या फिर क्या कह सकते हैं, शेयर कह सकते हैं। यहां पर अपन बात करें कि असंगठित बाजार या कौन सा है, संगठित बाजार। इनकी अपन यदि बात करें, असंगठित बाजार की यदि बात की जाती है तो इसके अंतर्गत संगठित बाजार है, इस बाजार की बात करें और असंगठित बाजार की बात करें। सबसे पहले जो बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी तब भारत के अंतर्गत
ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, उस समय क्या होता था कि यहाँ पर लोग जो महाजन हैं, बनिया हैं, या मैं कहूँ साहूकार है, या फिर क्या होता है देसी बैंकर के नाम से इनको पुकारा जाता था। ये लोग क्या करते थे, लोगों को आवश्यकता होने पर पूंजी या धन उपलब्ध करवाते थे और उसके बदले कोई सामग्री उस व्यक्ति की क्या करते थे, गिरवी रखते थे। तो ये इस व्यवस्था की बात कहें कि लोगों का इस व्यवस्था से क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। किस बाजार से? असंगठित बाजार से। और असंगठित बाजार की जब बात की जाती है तो अपन देखते हैं कि असंगठित जो बाजार है उस बाजार के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं। असंगठित बाजार, असंगठित बाजार और असंगठित बाजार में आता है महाजन, देसी बैंकर, साहूकार, ये लोग क्या करते थे, असंगठित बाजार के क्या थे, हिस्सा थे। ये लोग क्या करते थे, कोई सामग्री के बदले उन लोगों को धन का क्या करते थे, उधार देते थे। लेकिन अपन एक पॉइंट लिखा था ऊपर, अल्पकालीन, एक पॉइंट था मध्यकालीन, एक पॉइंट अपना है दीर्घकालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन और कौन सा है, दीर्घकालीन। इसमें समय सीमा बताई होती है कि न्यूनतम बात कहें तो 7 दिन, न्यूनतम होता है 7 दिन, और अधिकतम की बात कहें तो अधिकतम 1 वर्ष से कम, 1 वर्ष से कम। मध्यकालीन की बात की जाती है तो इसमें 1 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष से अधिक, और अधिकतम की बात कहें तो अधिकतम होता है इसके अंतर्गत 3 वर्ष। कितने वर्ष? 3 वर्ष। अधिकतम की बात की जा रही है, 3 वर्ष इसके अंतर्गत होते हैं। यहां पर अपन दीर्घकालीन की बात की जाती है तो इसमें 3 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक। अब यहां पर अपन देखते हैं कि दीर्घकालीन की अधिकतम सीमा पहले नहीं थी, लेकिन आजकल अधिकतम सीमा भी बनाई हुई है कि इससे अधिक नहीं हो सकती। और उसके अपन यदि बात कहें तो वह है 20 वर्ष। कितने वर्ष है? 20 वर्ष से अधिक इसके अंतर्गत नहीं हो सकता। तो 20 वर्ष की अपन बात कहें कि आपका जो अधिकतम माना गया है वो कितना है? 20 वर्ष। तो आपने देखा कि अल्पकालीन, मध्यकालीन और कौन सा? दीर्घकालीन। और साथ में आपने क्या देखा? असंगठित बाजार। कई विद्यार्थी कहते हैं, शिक्षक कहते हैं कि सर आप थोड़ा सा रुका करो, जिससे क्या है कि हम मोबाइल से फोटो खींच सके। तो आप इसका आराम से फोटो या लिख सकते हो आराम से। आगे फिर अपन चलते हैं इसके अंतर्गत। और दूसरा जो बाजार अपना आता है संगठित बाजार, संगठित बाजार। और संगठित बाजार के अंतर्गत जो मेन आता है वो कौन है? आरबीआई। देश में आरबीआई की स्थापना नहीं हुई थी उस समय भारत के अंतर्गत बैंकिंग व्यवस्था क्या थी या बैंकों के स्थान पे क्या था, उसका अपन अध्ययन करेंगे। उस समय आरबीआई की स्थापना नहीं थी और भारत के अंतर्गत देखा जाता है 18वीं शताब्दी के अंतर्गत भारत में एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी, इस कंपनी के अधिकारी व कर्मचारी दोनों मिलकर कलकत्ता और मुंबई के अंतर्गत, कलकत्ता और मुंबई के अंतर्गत मिलकर
यदि मैं कह रहा हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी और कर्मचारी लोगों को रुपए बांटने का काम जो करते थे उसको कहा गया एजेंसी घर। एजेंसी घर। अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले बैंकिंग जो व्यवस्था प्रारंभ की गई उसका नाम था एजेंसी घर, कि वहां पे अंग्रेज अधिकारी बैठकर बेंचों पर बैठकर, वहां पर यदि बात की जाती है कि जो अधिकारी है वो क्या करते थे, बेंचों पर बैठते थे और बेंचों पर बैठकर लोगों को क्या करते थे, मुद्रा जो होती थी इसका लेन देन करते थे। और दो स्थानों पर प्रारंभ किया, एक तो कलकत्ता में और दूसरा स्थान कौन सा है, मुंबई के अंतर्गत। आगे अपन यदि बात करें एजेंसी घर की बात होने के बाद में और सरकार की बात की जाती है, ब्रिटिश जो अधिकारी है उनके द्वारा यूरोपीय देश के द्वारा, यूरोपीय देश और यूरोपीय देश के द्वारा 1770 में भारत के अंतर्गत भारत में बैंक खोला गया। क्या खोला गया, बैंक। और इसमें कंपनी थी जिसके द्वारा बैंक खोला जाता है, उस कंपनी का नाम है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जो कंपनी है और इस कंपनी के द्वारा भारत के अंतर्गत बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया। और बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है ये भारत के संदर्भ में बात की जा रही है 1770 में, और यूरोपीय देश की बात की जा रही है, वहां का एक कंपनी जिसका नाम है अलेक्जेंडर कंपनी। और अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा बैंक जो खोला गया बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और बैंक ऑफ हिंदुस्तान की यदि बात करें अपन, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की यदि बात कहें तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है और भारत के संदर्भ में तो हो गया। विश्व के संदर्भ में बात कहें तो विश्व के संदर्भ में 1157 में और फ्रांस के अंतर्गत बैंक ऑफ पेरिस खोली गई। बैंक ऑफ पेरिस खोली गई। ये विश्व की बात की जा रही है। विश्व के संदर्भ में जो प्रथम बैंक खोली गई थी 1157 में, और कहां खोली गई थी, फ्रांस के अंतर्गत, और बैंक का नाम था बैंक ऑफ पेरिस का नाम से खोली गई। विश्व के संदर्भ में अपन इसमें क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आगे अपन देखते हैं कि जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोलने के बाद में भारतीय जो लोग क्या करते हैं कि भारत में सरकारी व निजी व्यक्ति, सरकारी व निजी व्यक्तियों के द्वारा प्रेसिडेंसी बैंक प्रारंभ की गई। और प्रेसिडेंसी की बैंकों की बात की जाती है तो उसमें 1806, 1840, 1843, 1806 के अंतर्गत जो बैंक खोली गई थी उस बैंक का नाम है बंगाल बैंक। और यहां पर खोली 1840 मुंबई बैंक। और यहां पर है आपकी मद्रास बैंक। निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर जो बैंक खोलते हैं उसका नाम था प्रेसिडेंसी बैंक प्रारंभ की गई। और 3 बैंक खोली गई। पहला बैंक अपना है बंगाल जो 1806 में, मुंबई है 1840 के अंतर्गत, और 1843 में कौन सा है, मद्रास बैंक की बात की जा रही है। इन बैंकों के बाद में क्या होता है कि बैंकिंग संकट आता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है
और 1914 से लेकर 1918 तक बैंकिंग संकट आता है। क्या आता है? बैंकिंग संकट। और बैंकिंग संकट जो आता है उस समय क्या होता है? बैंकिंग संकट का अर्थ हो गया कि लोगों को ऋण तो बांट दिए गए लेकिन वापस रिकवरी नहीं कर पाए। यानी कहने का मेरा जो अर्थ भावार्थ है कि लोग पैसे तो ले गए लेकिन जमा नहीं करा पाए। और आपको बताए जमा रुपए नहीं होते हैं तो व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, बैंक काम नहीं कर पाती है। इन तीनों बैंकों के पास जितना धन था लोगों को बांट दिया और लोग क्या करें? देने में असमर्थ हो गए। असमर्थ हुए तो सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार थी तो उसके द्वारा 1921 के अंतर्गत इन तीनों बैंकों का विलय करके और बैंक जो बनी थी इंपीरियल बैंक। कौन सी बैंक बनी थी? इंपीरियल बैंक। कौन सी बैंक बन गई थी? इंपीरियल बैंक। और इसी इंपीरियल बैंक जो है आगे जाकर जो कन्वर्ट होती है इंपीरियल बैंक, वो किस में? एक समिति आती है 1952 के अंतर्गत। एक समिति होती है एडी गोरवाला समिति। एडी गोरवाला समिति। इस समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को उस इंपीरियल बैंक का नाम परिवर्तन करके एसबीआई कर दिया, यानी भारतीय स्टेट बैंक, जो वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे क्या है? बड़ी बैंक है। तो अभी तक आपने यह देखा है कि एसबीआई की स्थापना कैसे हुई है और एसबीआई की स्थापना जो हुई है, और अगली क्लास में अपन देख पाएंगे कि जो आरबीआई की जो स्थापना है वो किन किन समितियों के आधार पे, कौन कौन से इसमें समिति आई, उनका प्रस्ताव क्या था, उसके आधार पे आरबीआई के बाद में पढ़ेंगे अपन वाणिज्य बैंक। तो धन्यवाद, नमस्कार।